Hello everyone. Today we will be covering the measurement of human growth and development section of Arihant book. In this playlist we are covering the economy portion of that book, and I will suggest you to keep that book in front of you while you are watching this video so that you will be covering the book simultaneously with this video. तो मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर है जिससे हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है ये पहले समझना होगा। ग्रोथ क्या होता है, जैसे हम छोटे से बड़े हो गए, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, छोटे थे हाइट था कम था, वेट कम था, बड़ा हो गया, तो उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जो हमें आँख में दिखता है उसको हम ग्रोथ बोल देते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट क्या आता है, ये एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो गया, थिंकिंग स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो हम इस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रोग्राम है जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर मेजरमेंट करता है। तो वो जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करता है, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको बोलते हैं HDR और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसमें जानने वाली चीज़ ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन प्रोड्यूस करता है, यूएनडीपी प्रोड्यूस करता है, और ये 1990 से पब्लिश होते आ रहा है, और ये हर एक साल में एक बार होता है एनुअली। और जो यूएनडीपी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें वेरियस इंडिसेस होते हैं, मतलब वेरियस रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें वेरियस रैंकिंग्स निकलता है। तो कौन कौन सा रैंकिंग है जो HDR रिपोर्ट में इंक्लूडेड होता है, जैसे हो गया इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इस चीज़ में केच क्या है, क्वेश्चन में ये दे देगा कि जो IHDI है वो कौन पब्लिश करता है, या फिर वो दे दिया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है। तो ये सारों का सबका आंसर क्या होगा, यूएनडीपी। और यूएनडीपी कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, और वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ही ये सारे इंडेक्सेस इंक्लूडेड रहता है। ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सभी ने सुना होगा HDI। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी HDR का पार्ट है जो कि यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये जो HDI वाला कॉन्सेप्ट है, ये दो जो इकोनॉमिक्स थे, एक थे महबूब उल हक, ये यहाँ पे एम कर गया है, महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। ये अमर्त्य सेन कौन है, ये इंडिया का एक इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। पिछले NTPC में ही शायद किसी सीट में क्वेश्चन पड़ा था कि हु वाज द ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज। तो ये सब चीज़ें याद रखना। क्वेश्चन ये भी दे देगा कि अमर्त्य सेन कौन है, एक फिलोसोफर है, एक पॉलिटिशियन है, एक समाज सेवी है, या एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है। तो छोटा छोटा चीज़ें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आता नहीं है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के इनके कोशिश किए जाने के बाद इसको ये एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाने लगा, वो भी HDI रिपोर्ट में ही पब्लिश होता है। 2021 का जो रिपोर्ट है HDI का जो इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक था 131। और जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें कौन कौन सा पैरामीटर हम देखते हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है। तो ये 2019 का UPSC में भी क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन HDI। सो ये याद रख लेना कि 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा पैरामीटर HDI में हम नहीं करते उसको दे दिया, ग्लोबल फुटप्रिंट दे दिया, या फिर वट एवर कोई भी एक ऑप्शन दे देगा जो नहीं होगा इसके आंसर। तो कौन कौन सा इसमें इंक्लूडेड होता है याद रखना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग, इसके बाद पर कैपिटा इनकम, उसके बाद MMR और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। जो 0.800 एंड अबव वाला जो HDI होता है उसको हम वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानते हैं। और इंडिया का भी HDI का क्या है, 0.645 के राउंड है, याद रखने वाले कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद एक होता है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स क्या है, इट टेल्स अस हाउ वेल नेशंस आर डूइंग एट अचीविंग लॉन्ग हैप्पी सस्टेनेबल लाइफ। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स जिस देश में कम होता है उस देश को हम हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स में ज़्यादा रैंकिंग देते हैं। ये हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स का मतलब यही है कि आप जो धरती है उसका नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आप कम से कम उसको हानि पहुंचा के आप कितना अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा कर रहे हैं, अपना गोल या नीड है या रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन है उसको आप कैसे नेचर को कम से कम डेंजर या फिर उसका कम से कम एक्सप्लॉयटेशन करके आप अपने चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उसी को हम हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स बोल देते हैं। मतलब देखो, कार्बन जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बेसिस में कैलकुलेट होता है, मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब ये हो गया कि हम जैसे मैं कोई भी एक चीज़ यूज करता हूँ, तो जैसे मैं अभी एक कोल्ड ड्रिंक्स पिया, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का मतलब ये है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स बना मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पिया, तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाया गया होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन किया गया होगा,
तो उन सभी चीज़ों के लिए हम नेचर को कितना हानि पहुंचा रहे हैं, उसी को हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कहते हैं। आप जितना आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा रहेगा, आप नेचर का एक्सप्लॉयटेशन उतना ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कम है, इसका मतलब आप कम से कम नेचर को डेंजर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बेसिस पर ये जो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स निकालते हैं। ये देखो, ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस ये देखो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से मैंने बताया कि ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मतलब होता है आप कम से कम मतलब कितना आप इकोलॉजी को हानि पहुंचा रहे हैं, मतलब आप कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। तो आप जितना कम एक्सप्लॉइट करेंगे नेचर को, उतना आपका प्लैनेट हैप्पी होता रहेगा ना। तो देखो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जितना कम हो गया, तब हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स उतना अच्छा रहेगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? मेजर्स द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और वाटर दैट इनेबल्स द पॉपुलेशन टू सस्टेन इटसेल्फ। मतलब वही आप कितना चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए या सस्टेन करने के लिए। दुनिया में जितने सारे ह्यूमंस हैं या फिर जो भी चीज़ हैं, हम जितना लोग नेचर को जितना एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उतना बढ़ता जाएगा। तो हम बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव चीज़ें जो भी हो, लैंड हो, वाटर हो, हम सभी चीज़ों को कम से कम एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी कम होता जाएगा। समझ रहे हो? मैं आई होप समझ रहे हो। ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है? ये कुछ नहीं, एक फिलोसॉफी है। भूटान के किंग थे जो, इसको ये नाम याद रख लेना, जिग्मी सिंगिएक वांगचुक। ये वांगचुक याद रख लेना, बस हो गया। तो ये क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब आप हमारे जितना भी देश हैं कि उसमें लोग कितना खुशहाल हैं, इसी को हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बोल देते हैं। ये भूटान का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ना जाने कितने बार एग्जाम में पढ़ा है। ये ट्रांसफॉर्मिंग को ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा, इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट दे देगा, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। और नीति आयोग होता क्या है? एक गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो समझ में आ रहा होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया क्या है? फेडरेशन भी है, जैसे स्टेट्स हैं, स्टेट्स मिलकर इंडिया बना है। तो स्टेट्स और सेंटर के बीच में हम कैसे करके दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन बना के रखें और दोनों एक साथ काम करके देश का जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया या सोशल गोल हो गया, तो हर चीज़ को एक साथ मिल के एक दूसरे का जो हेल्प करके हम हमारा जो गोल है उसको अचीव करेंगे, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये नीति आयोग का काम क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना जो भी क्या बोलते हैं रिसर्च करेंगे या फिर जो भी उनका प्लान बनाएंगे, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये लोग स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यूजिंग ए बॉटम अप अप्रोच। मतलब ये हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट सारे होंगे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सारे मिलके अपना अपना जो भी होगा, सारे मिलके देश का जो सिंपल सोशल गोल्स होगा उनको ये लोग फुलफिल करेंगे। और ये बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? मतलब नीचे से ये लोग फीडबैक लेंगे। पहले क्या होता था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये प्लान बना लिया, ये अपना प्लान इन लोगों के ऊपर थोपेगा नीचे। लेकिन अब क्या होता है? जितना स्टेट्स हैं, जितना भी एजेंसीज हैं, उनका ये लोग ओपिनियन लेंगे, उनके बेसिस पर ये जो भी फाइनल डिसीजन यहाँ पे बनाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। जो नीति आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है ना स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है, ठीक है। जो नीति आयोग है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट को सपोज किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट चाहता है कि हम कोई एजेंसी बनाएं जो हमारा ये काम है इसको देखभाल करेगा या हमको कुछ इनपुट प्रोवाइड करेगा या रिसर्च करेगा। तो गवर्नमेंट अपने सहूलियत के अनुसार और या फिर नीड के अनुसार अगर कोई एक बॉडी बना देता है, उसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। तो नीति आयोग जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होगा कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला हुआ होगा और उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ होगा, और जो बॉडी जो होगा उसका पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होगा, ठीक है। और उसका जो भी हम चेंज करेंगे उस बॉडी में या फिर उसका कंपोजिशन में या उसका फंक्शन स्टाइल में, तो हम जो भी करेंगे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा तो हमको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। एक बिल देना पड़ेगा संसद में, और बिल वहाँ पास होने के बाद ही हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर उसका जो भी चेंज करना होगा कर पाएंगे, ठीक है। स्टेचुटरी बॉडी क्या होता है? मतलब कोई एक्ट के द्वारा, मान लो जैसे नियम बनता है ना, कोई कानून बनता है देश में, तो ऐसे ही कोई कानून पास करके पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून पास हुआ और वो कानून के बेसिस में अगर हम कोई बॉडी बनेंगे उसको स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं। जैसे कि हो गया NGT, नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल। ये क्या है? ये
ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि ये एनजीटी एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ये एनजीटी बना था, तो हम उसको स्टेचुटरी बॉडी बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, जैसे हमारा एसटी कमीशन हो गया, शेड्यूल टाइप कमीशन हो गया, वो उसका पावर वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करता है, और उसको उसका जो भी चीज़ में हम चेंज करेंगे अगर, तो उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ेगा, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम उस बॉडी में कोई भी चेंज कर पाएंगे, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और एग्जीक्यूटिव बॉडी मैंने बता दिया, जैसे कि नीति आयोग है, इससे पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन। और एक बात बता दूं, जो नीति आयोग है उससे पहले ऐसे ही एक सिमिलर बॉडी था, प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करने के बाद ये नीति आयोग आया है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो गवर्नमेंट अपने अनुसार बिना बिल पास किए कि कोई नियम कानून नहीं, उनको जब जरूरत पड़ेगा किसी चीज़ का तो वो कोई एजेंसी या कोई बॉडी बना देंगे, उसी को हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। तो नीति आयोग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। नीति आयोग का कंपोजिशन क्या क्या होता है, नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल होता है, उसमें क्या होता है कि सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें याद रखना, जो दिल्ली का है, दिल्ली में सीएम होते हैं ना, दिल्ली में सीएम होते हैं, पुदुचेरी है उसमें भी सीएम होते हैं। दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी है वो भी एक यूटी है, लेकिन इन दोनों में क्या है, सीएम होते हैं। तो ये सीएम भी इधर पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्निंग काउंसिल का मेंबर्स होते हैं। रीजनल काउंसिल जो होता है वो कुछ कुछ स्टेट्स को लेकर वो लोग एक रीजन में डिवाइड कर देंगे स्टेट्स को, और उन रीजन को रीजनल काउंसिल बोलेंगे। और उन रीजनल काउंसिल का जो हेड होगा वो नीति आयोग, दिस विल बी चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग और हिज नॉमिनी। चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का, प्रधानमंत्री। तो जो रीजनल काउंसिल होता है उसका चेयरपर्सन भी प्रधानमंत्री होगा, या फिर प्रधानमंत्री किसी को नॉमिनेट किया होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद कोई कोई स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। और उसके बाद हमारा जो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी वहाँ पे परमानेंट मेंबर के तौर पर रखा जाता है। और जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। और एक्स ओपिको मेंबर्स होते हैं जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कोई चार मिनिस्टर यहाँ पे एक्स ओपिको मेंबर्स होते हैं। और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो नीति आयोग में इतना जानना काफ़ी होगा कि नीति आयोग कब बना था, ये कौन सा बॉडी है, इसका चेयरपर्सन कौन है, इसमें गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं, उसके बाद इसका चेयरपर्सन कौन है, इसका वाइस चेयरपर्सन कौन है, और इसका सीईओ कौन है, और वो लोग किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो चेयरपर्सन है, मतलब देश का प्रधानमंत्री जो होगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन है। और जो वाइस चेयरपर्सन और सीईओ होते हैं उसको भी प्रधानमंत्री या फिर चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं। और प्रेजेंटली 2021 में वाइस चेयरपर्सन कौन है, राजीव कुमार है, और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है, ठीक है। और जो ये नीति आयोग है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है। बहुत से लोगों ने ये सुना नहीं होगा कि ये भी कोई मिनिस्ट्री होता है। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग होता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है नीति आयोग। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उसका जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री तो देश का है, वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का भी हेड है, कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और ये नीति आयोग है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है। और नीति आयोग का एक इम्पोर्टेंट ये एक याद रख लेना, ये 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा पब्लिश किया गया था या किसका ये काम है, तो ये नीति आयोग का, ये याद रख लेना, 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, देश में पॉवर्टी एराडिकेशन कैसे करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो फेच करके इतने साल बाद ये करेंगे, इतने साल बाद ये करेंगे करके वो कुछ उसमें एजेंडा सेट किया गया है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है, बस याद रखने वाला चीज़ ये है कि जो 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट है वो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।